अच्छा, आज हम बात करेंगे जीडी सिविक्स एंड गवर्नमेंट के बारे में। तो सिविक्स शुरू होने से पहले सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो है टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। मतलब यूएस गवर्नमेंट उनका सिस्टम समझने से पहले हम थोड़ा एक हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। तो हिस्टोरिकली हमारे पास बहुत सारी डिफरेंट अभी भी इवन एग्जिस्ट करती हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स। तो बस आपने समझनी है कि ये हर एक जो सिस्टम है ये बेसिकली किस तरह काम करता है। ठीक है, इसमें हमारे पास ऑटोक्रेसी है, मोनार्की है, ऑटोक्रेसी, मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ओलिगार्की, डेमोक्रेसी, डिक्टेटरशिप, अरिस्टोक्रेसी, टोटलिटेरियज्म, अनार्की और थियोक्रेसी। मतलब ये आपकी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट्स हैं जो आप कह सकते हैं एक या दूसरे फॉर्म में एग्जिस्ट करती हैं। अच्छा, पहली चीज़ जो आपने समझना है ऑटोक्रेसी। अब ऑटोक्रेसी जो टर्म है वो एक्चुअली बड़ी यूनिवर्सल है। ठीक है, बेसिकली ऑटोक्रेसी वो मतलब मैं कहने का मकसद ये है, मतलब मैंने क्यों इसको कह रहा हूँ ये यूनिवर्सल है। ऑटोक्रेसी आपकी इवन वो भी हो सकती है, मोनार्की भी ऑटोक्रेसी है ना, क्योंकि उसमें आपके पास एक सिंगल पर्सन है, उसके पास टोटल पावर होती है। ठीक है, जिसमें मतलब हमारा जो बादशाह होता है बेसिकली, और ये एब्सोल्यूट मोनार्की में होती है। ये अभी हम बाद में पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की और एब्सोल्यूट मोनार्की में क्या फ़र्क है। हमारे पास डिक्टेटरशिप भी आप कह सकते हैं एक क्लास से ऑटोक्रेसी है, क्योंकि उधर भी हमारे पास एक डिक्टेटर है। ठीक है, वो उसका टोटल कंट्रोल होता है किसी मुल्क पे, तो वगैरह वगैरह। तो इसकी डेफिनेशन ये है कि अ गवर्नमेंट बाय ए सिंगल पर्सन हैविंग अनलिमिटेड पावर, जिसको हम डेस्पोटिज्म भी कहते हैं। अगेन ये एक टर्म है जो दूसरी टर्म के ऊपर ओवरलैप कर रही है, मतलब मुख्तलिफ मानी है और कईयों के मानी मिलते हैं आपस में। जिस तरह मैंने अभी आपको कहा ना कि ऑटोक्रेसी एक यूनिवर्सल टर्म है जो हम बहुत मुख्तलिफ टर्म के साथ उसको जोड़ सकते हैं। जैसे डेस्पोटिज्म, डेस्पोटिज्म जो है वो उसी को यही कहते हैं ना, जो टोटल डोमिनेशन थ्रू थ्रेट ऑफ पनिशमेंट और या वायलेंस, मतलब ये डेस्पोटिज्म की डेफिनेशन है। तो अगर हम इसी डेफिनेशन को तीन डेफिनेशन में मिला सकते हैं, जिस तरह मैंने कहा ना, ऑटोक्रेसी में हमारे पास डिक्टेटरशिप थी। ठीक है, डिक्टेटरशिप थी। अच्छा, जब आपका डिक्टेटरशिप जो मुल्क के ऊपर जो एक बंदा है जिसका टोटल कंट्रोल है, क्या आपको क्या लगता है वो अच्छी तरह पेश आएगा लोगों के सामने? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि डिक्टेटर्स हमेशा थ्रेट या पनिशमेंट या वायलेंस के थ्रू इन मतलब ये चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। इसकी आपकी अच्छी एग्जांपल अफ्रीका में जो डिक्टेटर्स हैं वो यही करते हैं। वो अगर कोई भी पार्टी या कोई भी ग्रुप उनके खिलाफ हो जाए, कोई भी ग्रोह उनके खिलाफ हो जाए, तो वो जो है ना, पनिशमेंट, ठीक है, या वायलेंस, ठीक है, मतलब लड़ाई झगड़ा वगैरह, या और बहुत सारी चीज़ों से जो है ना वो उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उन्हें डरा के, ठीक है, थ्रेट करके। तो ये आप मतलब कहने का मकसद ये है कि आप एक ही टर्म पढ़ते हैं मगर वो मुख्तलिफ जगहों में भी अप्लाई हो सकती है। तो ये चीज़ दिमाग में रखने की ज़रूरत है। तो इसलिए हम जो बड़ी टर्म्स हैं उससे हम शुरू करते हैं ना, तो सबसे बड़ी टर्म आपके पास ऑटोक्रेसी है, जो आप मुख्तलिफ और चीज़ों पे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बस ये ख्याल रखिएगा जो डेस्पोटिज्म है वो थोड़ा अलग से, जिसका ये इधर मतलब उसका इसका बहुत एग्जैक्ट मानी है। ठीक है, मतलब डिक्टेटरशिप में तो ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, मगर डिक्टेटरशिप का एक्चुअली मतलब ये नहीं है कि आप पनिशमेंट करें, आप थ्रेट करें या वायलेंस करें। डिक्टेटरशिप बेसिकली ये मतलब है कि कोई आर्मी का जनरल होता है जिसका टोटल कंट्रोल होता है। वो आगे हम पढ़ेंगे कि किस तरह हर एक टर्म बहुत स्पेसिफिक है, मगर वो लूजली अप्लाई हो सकती है, मतलब थोड़ा बहुत वो दूसरे पे भी अप्लाई हो सकती है, जैसा मैंने अभी बात की है। अच्छा, फिर आ जाते हैं हमारे पास ओलिगार्की। अच्छा, ओलिगार्की में ये होता है कि हमारे पास, हमने बात की थी ना, एक बंदा है जिसके पास टोटल कंट्रोल है। ठीक है, पर ओलिगार्की में ये होता है आपके पास मुख्तलिफ लोग हैं जिनका टोटल कंट्रोल है। ठीक है, मतलब एक से ज़्यादा है, कहने का मकसद ये है। इसमें अक्सर ये होता है कि आपके पास कोई डोमिनेंट क्लैन हो या कोई क्लोज ग्रुप हो लोगों का जिनके पास ताकत हो। ठीक है, इसकी आपको मैं एक मिसाल दे सकता हूँ। असाद एक है, आई बिलीव असाद नाम है उसका, सीरिया में एक प्रेसिडेंट है असाद। उनकी फैमिली जो है उनका टोटल कंट्रोल रहा है पूरे जो है ना सीरिया में। ठीक है, जो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि उनका जो
हालांकि सीरिया तो पूरा ज़्यादातर सुन्नी है, मगर जो असाद जो उनका ग्रुप है, उनका कोई एक अलग से एलवी के नाम से कोई एक ग्रुप है, ग्रो है, मतलब ये शिया के साथ आई बिलीव मिलता है। मैं सही श्योर नहीं हूँ, मगर कहने का मकसद एक अलग से एक सेक्ट है आपका, ठीक है, एक फिरका है। और उसी फिरके के जो लोग हैं उनका टोटल कंट्रोल रहा है सीरिया में, ठीक है। और अब ये काफ़ी अरसे बाद अभी जो है ना, जो उनके आपस में जो लड़ाई हो रही है सीरिया में, वो मुख्तलिफ चीज़ों पे हो रही है, वो नस्ल पे हो रही है, वो मज़हब पे हो रही है, वो और चीज़ों पे हो रही है। अगर ये एक छोटी सी आपके पास एग्जांपल है किस तरह के चंद लोग हैं वो कंट्रोल करते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास ओलिगार्की उधर भी है, कम्युनिज्म, ठीक है। कम्युनिज्म जो चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है, उधर एक चंद लोग हैं, एक पार्टी के, कम्युनिस्ट पार्टी के, वो पूरा मुल्क को कंट्रोल कर रहे हैं। तो ओलिगार्की कम्युनिज्म, हालांकि कम्युनिज्म एक टाइप ऑफ गवर्नमेंट है ना, तो उस पे अप्लाई हो रही है, ठीक है, इस तरह करके। वही मैं कह रहा हूँ ना कि ये आपस में टर्म्स एक दूसरे पे अप्लाई हो सकती हैं अगर कंडीशन जो है वो मिले, ठीक है। जैसे ऑटोक्रेसी क्या था कि एक बंदे के पास टोटल कंट्रोल है। मोनार्की जो है वो बहुत स्पेसिफिक है कि एक बादशाह है, उसके पास पूरा कंट्रोल है, मगर वो एक बादशाह एक बंदा ही है। तो इससे आप देखें ना, कंडीशन मिल गई, तो इस तरह आपने ना मुख्तलिफ टर्म्स को आपस में मिल सकती हैं, मगर वो हमेशा एक बड़ी स्पेसिफिक बात करेंगे, जैसा ओलिगार्की ने कहा है कि चंद लोगों का टोटल कंट्रोल है। अच्छा, अब ये मोनार्की की तो मैंने आपसे बात कर ली है, ठीक है। मोनार्की जो है वो, जिसमें एक बादशाह होता है, या मलका होती है, या एम्परर होता है, या एम्प्रेस होती है। इनके पास ये अक्सर अपनी जो, ज़ाहिर बात है हमेशा के लिए तो एक बंदा नहीं रह सकता, तो उसने पास करनी होती है अपनी पोजीशन। वो हमेशा अपने और सबसे जो एल्डेस्ट सन होता है, मतलब सबसे जो बड़ा बेटा होता है या बेटी होती है, उसको पास कर देते हैं। और उनकी एक प्रॉपर सेरेमनी होती है। अच्छा, इन बस जो ट्रेडिशनल मोनार्कीज हैं उनके पास एब्सोल्यूट पावर होती है। अभी मैंने बात की थी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की एक डिफरेंट मोनार्की है। आपके पास सऊदी अरब जो है वो एक ट्रेडिशनल मोनार्की है, ठीक है। उनके पास जो बादशाह है, उसके पास टोटल कंट्रोल है, ठीक है। उससे वो ऐसी डिसीजन ले सकता है जो वजीर के, मतलब अगर वजीर कहें कोई चीज़, ऐसी चीज़ कहें जो उनकी राय में, मतलब उनके हिसाब से कोई चीज़ सही नहीं है, और बादशाह, फिर भी उन्हें बादशाह की सुननी पड़ती है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में ये होता है, आपके बादशाह जो है उसके पास टोटल कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। वो एक सिंबल होता है, एक सदर होता है, ठीक है, वो सिर्मोनियल होता है। मसलन कहीं यूनिवर्सिटी में स्पीच दे दी, या कोई थोड़ा बहुत देखभाली कर दी गवर्नमेंट की, मगर उनका एग्जैक्ट कोई कंट्रोल नहीं होता। उनके नीचे हमेशा एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है जिधर आपकी वोटिंग वगैरह होती है। अब बादशाह तो आप वोट करके तो नहीं चुन सकते, ठीक है, क्योंकि उसके पास एब्सोल्यूट पावर है। मगर कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की में ये होता है कि बादशाह तो अपनी पोजीशन रहता है, ठीक है, उसके पास कुछ हद तक कंट्रोल होता है या होता ही नहीं है, वो डिपेंड करता है मुल्क में। मगर उसके नीचे एक गवर्नमेंट होती है जिधर वोटिंग सिस्टम होता है। तो आप कह सकते हैं जो वोटिंग सिस्टम है वो एक्चुअली इन दोनों को सेपरेट करता है, एब्सोल्यूट मोनार्की को, मतलब ट्रेडिशनल मोनार्कीज हैं जिसमें सऊदी अरब है, और कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की जिसमें आपके पास यूके है, ठीक है। कोई भी कंट्री, मतलब जिसका एक प्राइम मिनिस्टर है और एक बादशाह है, वो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की है, कहने का मकसद है। और कभी आपने सुना है सऊदी अरब का प्राइम मिनिस्टर? कभी नहीं, ठीक है, क्योंकि हम बादशाह के पास टोटल कंट्रोल। अच्छा, अब हम आ जाते हैं डिक्टेटरशिप। अभी जैसे हमने बात की थी, इसमें एक बंदा होता है जो जनरल होता है, ठीक है, मोस्टली आर्मी का जनरल, और वो, उसके पास टोटल कंट्रोल आ जाता है पूरे मुल्क में। अभी हिटलर जो है बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, क्योंकि उधर आपके पास हिटलर भी एक लिहाज से डिक्टेटर ही था। हाँ, आई गेस, सॉरी, वो तो उसका मिलिट्री बैकग्राउंड था, वो डिक्टेटर ही था। उसके पास पूरा मुल्क पे कंट्रोल था, ठीक है, तो वो डिक्टेटरशिप कहलाएगी नाजी जर्मनी। मगर नाजी जर्मनी एक और भी चीज़ कहलाती है, वो है फैशिज्म, अभी आगे हम पढ़ेंगे। फैशिज्म उसको कहते हैं जब एक पार्टी का पूरा टोटल कंट्रोल होता है, ठीक है। अभी हिटलर जो है वो डिक्टेटर भी है, मतलब जनरल भी आर्मी का, और उसकी पार्टी, उसका भी कंट्रोल है, ठीक है। मैंने कहा ना, जब कंडीशन मैच हो जाती है, जब कंडीशन आपकी बराबर हो जाती है, तो एक से ज़्यादा आप टर्म इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो आप नाजी जर्मनी के बारे में कह सकते हैं कि वो एक डिक्टेटरशिप भी थी और एक फाशिस्ट वो भी थी, ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं एनार्की में। अब एनार्की जो है वो एक ऐसा ग्रुप है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा ग्रुप है। वो ये कहता है कि लोगों के ऊपर कोई गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए, कहने का मकसद ये है।
और अक्सर ये आपकी सिविल वॉर होती है ना, जब आप सिविल वॉर होती है किसी मुल्क में, तो आपकी गवर्नमेंट नहीं रहती ना, क्योंकि गवर्नमेंट पहली चीज़ जो है, सिविल वॉर में आपकी गवर्नमेंट गिरती है, जो हुकूमत है वो गिर जाती है। तो कोई गवर्नमेंट ना हुई तो उसको हम एनार्की कहते हैं। तो बेसिकली एनार्की वो आइडिया है कि जब आपके पास कोई गवर्नमेंट नहीं होती, या वो बिलीफ है कि लोग समझते हैं कि कोई गवर्नमेंट नहीं होनी चाहिए, या गवर्नमेंट एक बुरी चीज़ है, ठीक है, हमारे लिए। ये एक किस्म के आप कहते हैं नफ्सियाती लोग हैं, ठीक है, एनार्किस्ट उनको हम कहते हैं। एनार्की उस आइडिया को कह दिया, और इस चीज़ पे जो बिलीव करते हैं उनको हम एनार्किस्ट ही कहते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अभी हम कैपिटलिस्ट कैपिटलिस्ट जो हैं वो मोस्टली आपके पूरी दुनिया में कैपिटलिस्ट कंट्रीज हैं, ठीक है। ये बेसिकली वो, अब हम ज़्यादा कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म के बारे में पढ़ेंगे, ये किस तरह एक दूसरे से, इनका ज़्यादातर इकोनॉमी के साथ रिलेटेड हिसाब है कि आप कह दें। हाँ, ज़्यादातर इकोनॉमी आइडियोलॉजी भी है, मगर मोस्टली इकोनॉमी, और इसकी मतलब इकोनॉमी के ऊपर है। इसकी एक रीज़न है, वो ये है कि कैपिटलिस्ट ये बिलीव करते हैं कि भाई कोई भी बिजनेस है, बंदा खुद ओन कर सकता है, मतलब अपना बिजनेस चला सकता है। और वो जो सर्विस प्रोवाइड कर होता है लोगों को, मतलब जो उन्हें चार्ज कर होता है, वो अपनी मर्जी से चार्ज कर सकता है, मतलब उसके ऊपर कोई सख्ती नहीं है। मगर फिर भी आपके पास कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट में, हालांकि बिजनेस तो आपके मुख्तलिफ होते हैं ना, आपके पास हेल्थ के ऊपर भी हो सकते हैं, आपके पास एजुकेशन के ऊपर भी हो सकते हैं, कई प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, कई प्राइवेट स्कूल्स हैं, वेलफेयर सर्विसेज हैं, वगैरह वगैरह। तो या गवर्नमेंट्स भी पब्लिक, जिन्हें हम कहते हैं पब्लिक स्कूल, पब्लिक हॉस्पिटल, ये गवर्नमेंट ओन होती है, तो उधर एग्जिस्ट ज़रूर करती हैं, मगर उधर आपके पास एक प्राइवेट सेक्टर भी होता है, जहाँ प्राइवेटली, मतलब जो मुख्तलिफ बिजनेसमैन हैं, वो मुख्तलिफ चीज़ें ओन करते हैं, और उनके ऊपर कोई सख्ती नहीं होती। अब ये कम्युनिज्म में ये क्या चीज़ मुख्तलिफ है, जैसा चाइना है, उसमें ये है कि जितने भी बिजनेस हैं वो गवर्नमेंट खुद ओन करती है, ठीक है। वो पूरी ज़मीन ओन करती है, आप कह दें, ठीक है, वो सब कुछ ओन करते हैं, आपकी हेल्थ, आपकी एजुकेशन, आपके बिजनेसेस, ठीक है। कोई भी एक बंदा जो है ना, वो आज़ाद के तौर पे, मतलब एक आज़ाद शख्स के तौर पे अपना कोई बिजनेस नहीं चला सकता, क्योंकि गवर्नमेंट सारा कुछ ओन करती है। और ये चंद लोग ही आप इसमें कहते, मतलब आप गवर्नमेंट ज़ाहिर बात है ऊपर कोई चला रहा है, सही है, जिसमें आपका प्रीमियर है, तो ज़ाहिर बात है, तो आप ये भी कह सकते हैं एक क्लास ये ओलिगार्की भी है, इसमें कोई चंद लोग होते हैं जो ज़्यादा पावरफुल होते हैं। मतलब सिस्टम तो हालांकि कम्युनिज्म का इस तरह डिज़ाइन हुआ है कि सारों को बराबर रखते हैं, सारों की इक्वल पे होती है, वगैरह वगैरह। मगर कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता, ठीक है। तो जिस तरह कैपिटलिस्ट सिस्टम है उसमें कई खामी है, तो कम्युनिस्ट सिस्टम में कई खामी है। बहरहाल मेन फोकस आपका ये है कि कम्युनिस्ट कंट्री में गवर्नमेंट हर चीज़ ओन करती है, बिजनेस हो, फार्म्स हो, कुछ भी हो, हेल्थ केयर, जो भी, ठीक है। और कैपिटलिस्ट में उल्टा हिसाब है, गवर्नमेंट कुछ हिस्सा ओन करती है, मगर लोग भी अच्छा खासा चीज़ें ओन करते हैं। अच्छा, अब हम थोड़ा डिफरेंट डेफिनेशन में आ जाते हैं। जैसे हमने मोनार्की की बात की थी, ठीक है। अब ये मोनार्की, ओलिगार्की और ये सब कुछ हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, जो बड़ी स्पेसिफिक, सॉरी, ओलिगार्की तो मैं कहूँगा नहीं, मोनार्की एक बड़ी स्पेसिफिक है, डिक्टेटरशिप बड़ी स्पेसिफिक है, जिसमें हम एक टाइप ऑफ बंदा डिस्क्राइब कर रहे हैं। मसलन मोनार्की में आपका बादशाह है, डिक्टेटरशिप में आपका आर्मी जनरल है, ठीक है। रिपब्लिक में आपका क्या होता है, आपके पास बेसिकली रिपब्लिक वो है जिसमें आपके पास कोई बादशाह नहीं है, सिंपल, कोई बादशाह नहीं है, सदर है, ठीक है, वो रिपब्लिक है। ऐसा देखा जाए तो पूरी दुनिया ऑलमोस्ट रिपब्लिक ही है, क्योंकि हर मुल्क का एक एक ना एक बादशाह ज़रूर होता है, सॉरी बादशाह कह रहा हूँ, सदर ज़रूर होता है। तो इस वजह से वो इलेक्टेड प्रेसिडेंट जो है जिधर भी होगा उसको हम रिपब्लिक कहेंगे, ठीक है। अच्छा, रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशनरी, ठीक है, या रेवोल्यूशन आप कह दें, ये बेसिकली वो है जब एक गवर्नमेंट को गिराया जाए, जब लोग गिरा दें। जैसे हम अनार्की की बात की थी ना, जब सिविल वॉर होती है तो अनार्की होती है, क्योंकि कोई गवर्नमेंट नहीं होती। मगर अगर एक गवर्नमेंट को हम गिरा रहे हैं, ठीक है, मतलब एक देखा जाए वो एक क्लास से अनार्की ही हो रही है उधर, सॉरी, अनार्की, अनार्की में, मोनार्की में ऐसे कह गया। एनार्की में जब आपके पास कोई गवर्नमेंट नहीं होती और गवर्नमेंट रिप्लेस हो जाती है, नहीं आ जाती है, तब आपकी उसको हम रेवोल्यूशन कहते हैं, या रेवोल्यूशनरी कहते हैं, ठीक है। If the government is thrown by the new ruling group is sometimes called a revolutionary government, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है, आपका एक मुल्क खड़ा हुआ है, ठीक है, कुछ अरसे तक उधर कोई सदर रहता है, मुल्क चला रहा है, ठीक है, उनकी लोगों के साथ बात नहीं बनती,
लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, सिविल वॉर हो जाती है, मतलब लोग आपस में अपने ही मुल्क के लोग लड़ते हैं। फिर एक आता है फेज आता है अनार्की का, ठीक है, उसमें टोटल केओस होता है, गवर्नमेंट नहीं है। तो एक नया ग्रुप होता है, नया ग्रो होता है जो ज़्यादा स्ट्रांग होता है, जिसके ज़्यादा स्ट्रांग विजन होता है, जो लोगों को लीड करना चाहता है और लोग उनको सपोर्ट करते हैं, तो वो एक रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट हो जाती है, ठीक है। इसकी आपके पास अच्छी मिसाल अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान में जो गवर्नमेंट है वो अभी जो तालिबान की है वो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट आप कह सकते हैं। क्यों? ये जो पिछली अफगान गवर्नमेंट थी वो फेल हो गई थी, ठीक है। और फिर उधर एक टाइम आया था, सिविल वॉर हुई, मतलब आपस में लोग काफ़ी लड़े, अनार्की वाला सीन था क्योंकि उधर कोई गवर्नमेंट नहीं थी, हर कोई आपस में लड़ रहे थे। मगर जो तालिबान जो सबसे स्ट्रांग ग्रुप था वो आए, उन्होंने नई गवर्नमेंट रिप्लेस की, उसको हम रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट कहेंगे। अच्छा टोटल टोटलिटेरियन गवर्नमेंट जिसको हम कहते हैं। अच्छा, टोटलिटेरियन गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट है जो लोगों के ऊपर फोर्स, मतलब पाबंदी करती है, ठीक है, उनके ऊपर पाबंदी करती है इन सेंस कि उनकी अपनी कोई राय नहीं होती, लोग वही कहते हैं जो गवर्नमेंट कहती है। इसमें आपके पास कम्युनिस्ट चाइना भी एक एग्जांपल है, क्योंकि उधर गवर्नमेंट की जो वो चीज़ कहेंगे और लोग उसी को हूबहू फॉलो करेंगे, ठीक है। इसमें आपके पास मोनार्की जो है, एब्सोल्यूट मोनार्की है, सऊदी अरब की है, ठीक है, क्योंकि लोग तो वोट वगैरह तो कुछ नहीं करते ना, वो तो वही सुनते हैं जो ऊपर से मतलब जो उनका हुक्म आता है वो वही सुनते हैं। तो टोटलिटेरियन सॉरी टोटलिटेरियन गवर्नमेंट्स ये होती है, ठीक है, उसमें आप डिक्टेटरशिप होगी, एब्सोल्यूट मोनार्की होगी। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की नहीं। क्यों? क्योंकि बादशाह, जिस तरह हमने बात की थी, बादशाह का टोटल कंट्रोल नहीं है। तो लोग की राय है क्योंकि वो वोट कर सकते हैं, तो वो टोटलिटेरियन नहीं है। टोटलिटेरियन वो हैं जो डिक्टेटरशिप्स हैं, जिसमें जनरल होता है, वो डंडे मार के सारा काम कराता है, और वगैरह वगैरह, मतलब कहने का मकसद ये है। अच्छा, डेमोक्रेसी तो अब आपका सिंपल ये ग्रीक लफ्ज़ है डेमोक्रेसी का, एक बेसिकली वो है ना, उसकी कॉम्बिनेशन है जो बेसिकली पावर, मतलब पीपल्स पावर आप कह दें, ठीक है। ये आपकी जो ये जो ओलिगार्की, एरिस्टोक्रेसी है, डिस्पोटिज्म है, डिक्टेटरशिप है, मोनार्की, ये सारों को रिप्लेस करने के लिए ये आई थी, ठीक है। जहाँ आपके पास एक ग्रुप है जो पूरे मुल्क को कंट्रोल कर रहा है, या एक बंदा है पूरे मुल्क को कंट्रोल कर रहा है, यहाँ डेमोक्रेसी का ये आइडिया है कि लोग बेसिकली उनके थ्रू पावर आती है, वो कंट्रोल करते हैं अपने वोट्स के साथ। तो इसलिए डेमोक्रेसी जो है ना, आप कहते हैं एक लिहाज से हमारे पास सबसे जो बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अगर इंसानों ने कभी इंट्रोड्यूस करा है वो डेमोक्रेसी है। मगर अगेन कोई भी सिस्टम वो परफेक्ट नहीं होता, इसकी भी अपनी अपनी खामियां अपनी साइड पे हैं। और कहने का मकसद ये है कि डेमोक्रेसी वही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो लोगों से, उनकी राय से, उनके हिसाब से चलती है, कि यानी एक मुल्क, मतलब इंस्टेड ऑफ एक आदमी के आपके पास लोगों के हिसाब से जो है ना मुल्क चल रहा होता है। अच्छा, अब हम क्योंकि डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं तो, और अमेरिका है भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, ठीक है, तो हम पहले उसकी रूट्स के बारे में बात करेंगे ना, और किस तरह हम डिस्कस करेंगे कि रिप्रेजेंटेटिव और डायरेक्ट डेमोक्रेसी किस तरह मुख्तलिफ है आपस में। तो इसका जो रूट्स है वो आपका एथेंस में है, ग्रीस में, ठीक है। यहाँ एक्चुअली बर्थ प्लेस है डेमोक्रेसी की, ये आपकी फर्स्ट डेमोक्रेसी थी। मगर क्योंकि ये पहले फॉर्म में थी, ये परफेक्ट नहीं थी, ठीक है। इसमें मोस्टली जो लोग वोट करते थे, मतलब जो इन्वॉल्व थे, वो ज़रा ऊपर के तबके के लोग थे, ठीक है। जो आपके गरीब थे, जो स्लेव्स थे, गुलामियत उधर बहुत होती थी, गुलाम थे, वो वगैरह वोट नहीं करते थे। मगर आइडिया यहाँ से ही ओरिजिनेट हुआ आपको, ठीक है। और डायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में ये फ़र्क है कि जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी, उसमें ये होता है कि जब भी कोई अहम कानून या डिसीजन जो हुकूमत ने लेनी होती है, वो या वो लोगों को वोटिंग के थ्रू कह देते भाई आप वोट कर दें इस चीज़ पे। मसलन अगर हम एक नया कानून लाना चाहते हैं कि जो है ना हम एक बिजली का कम इस्तेमाल करना चाहें, ठीक है, मतलब हर बंदा जो है एक कानून आ जाए कि आप 10 बजे के बाद, लेट्स से आपकी जो शादी हॉल है, ये अक्सर हुआ था बीच में, मैं वैसे अपने से छोड़ रहा हूँ, मतलब अपने से आपको एक मिसाल दे रहा हूँ। लेट्स से अपने शादी हॉल बंद कराने हैं 10 बजे, ठीक है, एक कानून है ना जो लोगों को फॉलो करना है। अब एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में ये होगा कि उस वो चंद लोग होंगे जो लोगों ने चुने होंगे अपने वोटों के जरिए, वो डिसाइड करेंगे इस पे, ठीक है।
डायरेक्ट डेमोक्रेसी में ये होगा, इसके ऊपर बाकायदी से वोटिंग होगी, लोग आएंगे, हिस्सा लेंगे और अपने वोट कैस्ट करेंगे, मतलब डालेंगे। और वो बताएंगे कि भाई उन्हें कौन सा सही रहता है, कि भाई 10 बजे वाकई शादी हॉल बंद करने चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है। हमारे यहाँ जिस तरह एमएनए है, ठीक है, एमएनए एमपीएस वाला सिस्टम है, तो हम एक्चुअली रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी ना, क्योंकि वो लोग आपकी नेशनल सीट में लोग वोट वगैरह होते हैं, डिसाइड करते हैं, जो भी है लोग तो नहीं करते। तो ये बेसिकली फर्क है। अच्छा, फिर आपके पास मजीद टाइप ऑफ डेमोक्रेसी आ जाती है, ये हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है। कि ये किस तरह मुख्तलिफ है, मतलब डिफरेंट है बाकियों से। तो आज के लिए इतना मेरे ख्याल से काफ़ी है। तो कल जो है ना इसको हम कंटिन्यू करते हैं।